प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का मैथ का पेपर हल करने वाले हैं और यह सन 2020 में पूछा गया गणित का प्रश्न पत्र है। ध्यान रहे, इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको यह पता चल जाएगा कि आपके डीएलएड के सेमेस्टर में किस प्रकार से कौन से प्रश्न कितने नंबर के और कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और इस पेपर के माध्यम से आप अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे तो फेल भी नहीं होंगे और साथ ही साथ नंबर अच्छा पाएंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न कितने नंबर के होते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ वैसे देख पा रहे होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो मैं आपको बता दूं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वह 5 प्रश्न आपको मिलेगा। कितना प्रश्न मिलेगा? 5 प्रश्न, और ये 5 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 5 अंक का होगा। 5 प्रश्न 5 अंक के होंगे। और फिर आपके आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। यह आपका 6 प्रश्न होता है और ये 6 अंक का होता है। प्रत्येक एक अंक का होता है, यानी 6 अंक। फिर आपको मिलता है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या मिलता है? लघु उत्तरीय प्रश्न मिलता है और ये 7 प्रश्न होता है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है। तो बनेगा 14 अंक बनेगा। कितना अंक बनेगा? 14 अंक बनेगा। इस प्रकार से जोड़ने पर तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 14, 6, 20, 5, 25 अंक। 25 अंक आपका पेपर बनता है। टोटल सेमेस्टर में प्रत्येक सेमेस्टर आपका 25-25 नंबर का होता है। कुल 25 अंक बनते हैं और जिसमें भी 13 नंबर मिनिमम आपको पाना होता है। लेकिन आप 13 से ज्यादा पाएंगे यदि आप परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से बताया गया। और आपने अभी तक पिछले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को अच्छे से देख डालेंगे। भाई लिख कर तैयार करेंगे ताकि अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो। आप सेमेस्टर तो ठीक है, आप टेट, सुपर टेट या आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें भी ये फायदा करेगा। चलिए आज समझते हैं पहला प्रश्न क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न आपका है कि भैया cos A बराबर 0 हो तो cos A का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको लिखना क्या होता है, पहले लिखना होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्या लिखना होता है भैया? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बात समझ गए ना। और उसके बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना होता है प्रश्नोत्तर संख्या। क्या लिखना होता है भैया? प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना होता है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 में क्या कहता है इसे देख लेना। कह रहा कि cos A = 0 तो A का मान ज्ञात करो। ठीक है ना। वैसे तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर लिखा जाता है cos A = 0 के स्थान पर हम cos 90 लिख सकते हैं। cos इनवर्स हो जाएगा, कट जाएगा, A का मान रह जाएगा 90 अंश, यानी A का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अब जो भी आपके प्रश्न में होगा ऑप्शन के रूप में उसे हम क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे और अपनी कॉपी में लिख देंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में पहले प्रश्न का उत्तर होगा। पहले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर या उत्तर बी। बात समझ रहे हैं? उत्तर क्या लगाएंगे आप? बी, और बी बराबर कितना अंश है? 90 अंश। ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे ताकि 1 नंबर आपको तुरंत मिले। बात समझ गए ना। अब देखो यहीं पर आपको एक चीज मैं समझा दूंगी, एक मान कैसे आप याद रख पाएंगे या आप कैसे मान को याद रख पाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 1 के माध्यम से मैं बता देता हूं। आप याद करो, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3, 4, बस सभी में 4 से भाग, सभी में 4 से भाग कर देना, सभी में 4 से भाग।
सब का अंडर रूट ले लेना, यानी स्क्वायर रूट कह सकते हैं, वर्गमूल कह सकते हैं। इसको सरल करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसे सरल करोगे, ये 0 आएगा, सॉरी बाबू, ये 0/4 है तो क्या होगा, 0 होगा। इसका वर्गमूल निकालोगे तो 1/2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, रह जाएगा बटे में 2, और जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो अंडर रूट 2 रह जाएगा। ऊपर का रूट 3 होगा, नीचे का रूट 4 का वर्गमूल निकालोगे 2 आ जाएगा, और 4 से 4 कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। अब यहाँ आप रखोगे साइन, यहाँ रखोगे साइन, और यहाँ मान रखोगे। ये देखो साइन 0 अंश है, ये साइन 30 अंश है, और ये साइन 45 अंश है, और ये साइन 60 अंश है, और ये साइन 90। अगर आपको यही कॉस का मान ज्ञात करना हो, कॉस का मान ज्ञात करना हो तो सीधे ट्रांसफर कर दो 1, और यहाँ लाओ 1/√3/2, और हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ आपको मिल गया, यहाँ मिल गया क्या कि देखो cos 90 बराबर क्या, 0। cos 90 बराबर 0, यानी 0 बराबर क्या है, cos 90 है। तो इस प्रकार से हम तो जो आपको लिखा था cos a बराबर 0, तो इस 0 के स्थान पर क्या रख देंगे, cos 90 रख देंगे, तो हो जाएगा cos a बराबर cos 90, और cos से cos इनवर्स होके कट जाएगा, यानी a का मान 90 होगा, या फिर तुलना करने पर a का मान 90 हो जाएगा। अब यहीं पर tan का मान ज्ञात करना होता है, तो चूंकि आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि tan बराबर होता है साइन बटे में cos, साइन बटे cos, तो साइन 0/1, साइन 0/1, देखो 0/1 है क्या ना, और इसको बटे में, बात समझ रहे हैं, 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब 1/2 करेंगे और √3/1/2 बटे में √3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 रह जाएगा, 1/√3, और ये दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 में 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट बार जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना? इतना आप याद रखोगे तो आप जब भी प्रश्न संख्या ट्रिग्नोमेट्री का लगाना चालू करोगे तो इसके माध्यम से ऐसे प्रश्नों को आप सेकंडों में लगा पाओगे और गलत भी नहीं होगा। बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए हम सभी लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या आपका 2 कहता है कि आंकड़े 5, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 5, 3, 5 का बहुलक बताना है। तो आप देखकर बता सकते हो, इसकी बहुलता है, जिसकी बहुलता हो वही संख्या बहुलक कहलाती है, यानी इसका बहुलक 7 होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और आपको लिखना होगा कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 का ऑप्शन नंबर ए, दिए गए आंकड़ों का बहुलक 7 होगा। अब देखो 7 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। अगर हम कहें 5 1 2 3 बार आया है, और 3 1 बार आया है, 9 1 2 बार आया है, 8 केवल 1 बार है, तो 7 सबसे ज्यादा बार आया है। जो सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक कहलाता है। बात समझ में आ जाएगी ना? चलिए इसको आपको लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 2, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्नोत्तर संख्या 2, और जिसमें 2 में क्या दिया गया है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक 7 लगाना। अगला देखो, मैं यही आपको समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि देखो आपको यहां पर लिखना ज्यादा नहीं है, यहां पर तो उत्तर देना है। देखो जब भी कभी अंडर रूट में x बटे में y इंटू अंडर रूट a बटे b हो, तो इसका मतलब होता है अंडर रूट में x बटे में y गुणे में a बटे में b होता है। इसी नियम के आधार पर इनको सबको हम क्या कर लेते हैं, एक अंडर रूट में कर लेते हैं, एक अंडर रूट में, और ये अंडर रूट खत्म। अब देखो b से क्या, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, और रह जाएगा अंडर रूट में 1, और अंडर रूट 1 का मान होगा केवल और केवल क्या होगा, 1 होगा। सवाल का उत्तर होगा, आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नीचे आप लिख रहे हो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का उत्तर नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, और उत्तर 1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक वृत्त का व्यास दिया गया है। क्या दिया गया है? एक वृत्त का व्यास दिया गया है। क्या दिया गया भैया? वृत्त का व्यास दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, वृत्त का व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि ज्ञात करो। वृत्त का व्यास दिया गया है, अब ध्यान दो, वृत्त का व्यास दिया गया है।
अब प्रश्नोत्तर संख्या 4 है आपका, क्या है भैया? प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, और 4 में आपको दिया गया है वृत्त का व्यास। एक वृत्त है आपके पास है और जिसका व्यास आपको दिया गया है, ध्यान देना, वृत्त का व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। व्यास यहां से यहां तक होता है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, यानी 2r बराबर क्या दिया गया है? 12 सेंटीमीटर। अगर हम त्रिज्या के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो। फिर आपसे कहता क्या है? वृत्त की परिधि ज्ञात करो। व्यास दिया गया है, परिधि ज्ञात करो। तो ये बताओगे वृत्त की परिधि का सूत्र क्या बताया गया आपको? वृत्त की परिधि आप लिखोगे वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r होता है, यानी 2 पाई की जगह पर हम 22/7 लिख लेंगे और त्रिज्या के रूप में 6 लिख लेंगे। तो देखो 6 दूनी 12 और गुणे में 22/7 है। अब देखो विभाजित नहीं होने वाली संख्या है, जरा देखना ऑप्शन पाई में दिया गया है, तो आप लिखोगे क्या? 6√12 पाई लिखोगे, रूट नहीं, 12 पाई सेंटीमीटर। बस वृत्त की परिधि यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पाई के मान को परिवर्तित करके नहीं लगाना है, पाई के रूप में लाना है। तो देखो 6 दूनी 12 या व्यास का गुणा पाई से कर देंगे, यानी 12 पाई सेंटीमीटर वृत्त की क्या होगी? परिधि होगी। परिधि मतलब इसके चारों तरफ की क्या होती भैया? चारों तरफ की कुल दूरी होती है। ये बात समझ में आ जाएगा ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या? समझते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि समांतर चतुर्भुज, क्या? समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? देखो समांतर चतुर्भुज हो या किसी भी चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज हो या किसी भी चतुर्भुज की बात करता हो, आयत हो, वर्ग हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो, इसके सभी अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। और 360 होता है जो कितने के? 4 समकोण के बराबर है। किसके बराबर भैया? 4 समकोण के। 1 समकोण के गलत, 8 समकोण के गलत, 2 समकोण गलत, 4 समकोण के बराबर है। तो आपको लिखना है कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ऑप्शन नंबर डी, यानी एक समचतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 4 समकोण के बराबर होता है। 4 समकोण मतलब 90 अंश का 4 गुना। आप समझ गए ना? चलिए यहां तक आपको समझ में आया होगा। आपने देखा कि 5 नंबर फ्री में बहुत आसानी से मिल गया। अब देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न चलते हैं। अब आपको हेडिंग डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ेगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको हेडिंग डालना पड़ता है, और इसमें आपको लिखना पड़ता है प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग डालना होता है। बात समझ गए ना? प्रश्नोत्तर संख्या 6 हेडिंग डालना होता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, पहले इसे समझना होगा आपको। कह रहा कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। क्या ये बात समझ गए ना? 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ये आपको ज्ञात, दोनों को एक साथ उछाला जाता है। अब देखो इस पे दोनों सिक्कों पर कितने शीर्ष है? 2 ही शीर्ष है। दोनों सिक्कों पर 2 शीर्ष है, 2 शीर्ष है, 2 हेड है ना, और सिक्के हैं कितने? 2। उसमें फलक कितने हैं? 4। अगर मैं कहूं तो दोनों सिक्कों पर शीर्ष आने की संभावना 2 है और कितने फलक? 4। तो 1/2 संभावना यही सवाल का उत्तर होगा। यह आपको लिखना होगा, वहां उत्तर लिखना होगा कि संभावना क्या है? 1/2 शीर्ष आने की, आधा हेड आधा टेल आने की संभावना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 7 पर चलते हैं। कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर है। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न आप समझेंगे। कह रहा एक लंबवृत्तीय बेलन,
एक आपका क्या है, बेलन। कैसा बेलन है, लंबवृत्तीय बेलन है, देख पा रहे हैं ना, ये आपका एक लंबवृत्तीय बेलन है और इस बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है। आधार का क्षेत्रफल मतलब ये, आधार का क्षेत्रफल ये क्या है भैया, एक वृत्ताकार भाग है। आधार का क्षेत्रफल ये एक वृत्ताकार, इसी का क्षेत्रफल दिया गया है और कितना दिया गया है, 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। क्योंकि आपको पता है कि बेलन के ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृत्त होता है और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो कह रहा है इस बेलन की ऊंचाई भी दी गई है। बेलन की ऊंचाई क्या होती है ये, और ऊंचाई बराबर यच, और यच बराबर कितना दिया गया है, तो 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। कह रहा बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो ये बताओ बेलन के आयतन का सूत्र क्या बताया गया है, पिछली क्लास में बताया गया। तो आपको लिखना है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ गए ना। और आपको पता है कि ये जो वृत्त, ये नीचे क्या है, वृत्त है, इसका मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो बराबर किसके है, 100। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हो 100 और गुणे में 10, तो हो गया क्या, 1000 घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन हो गया। बेलन का आयतन क्या हो गया, 1000 घन सेंटीमीटर। यानी प्रश्न उत्तर संख्या 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, 1000 घन सेंटीमीटर। अगला दिया है प्रश्न संख्या 8, कह रहा समीकरण x की घात 2 प्लस में 7x प्लस 10 को हल कीजिए। आपको अगले प्रश्न में देना है, प्रश्न संख्या 8 के बारे में चर्चा करना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं हम सभी लोग। प्रश्न संख्या 8 कहता क्या है, कह रहा है कि एक समीकरण दिया गया है, x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 इक्वल टू 0। कह रहा है इसको आप सरल करो, x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 10, 7x प्लस 10 को इसको सरल करो, इसको हल करो। तो आपको बताया गया है भैया x स्क्वायर लिख लो, यहाँ 10 प्लस लिख लो और इक्वल टू 0 लिख लो। अब देखो इस 7 को ऐसे डिवाइड करो, अलग करो कि मल्टीप्लाई उसका 10 हो जाए और उसको जोड़ने पर 7 हो जाए। तो मैंने कर दिया 5x और 2x, भैया 5 दूनी 10 और 5 और 7 2 को जोड़ने पर 7 भी हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 2 7। अब इस ब्रैकेट से आपको कुछ कॉमन मिलने वाला है, x मिल गया, यहां रह गया क्या x, और यहां अगर x कॉमन हुआ तो रह गया क्या 5। यहां से देखो प्लस 2 कॉमन ले लिया तो बचा क्या x, और जब यहां से 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या आपका 5 बराबर। अब देखोगे दोनों पदों में x प्लस 5 कॉमन है और अगले ब्रैकेट में ये और ये रह जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। अतः अभी भी आपको इसके बाद हल करना है कि x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -5। यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, अतः x के दो मान -5 और -2 हैं। यह सवाल का उत्तर होगा। आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करके लिख करके बढ़िया से दिखाना होता है, तब जाकर नंबर मिलेगा। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न में आप केवल और केवल हल कर देंगे, केवल ऑप्शन लिख देंगे तो भी आपका सवाल का उत्तर का नंबर मतलब नंबर नहीं कटने वाला है। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ चलते हैं। देखिए 9 में क्या कह रहा है, इसे समझिए। 9 में आप देख पा रहे हैं क्या कह रहा है, इसे समझिए। कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। एक वृत्त दिया गया है भैया, एक वृत्त दिया गया है और उस वृत्त की त्रिज्या एक दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। समझ गए ना। अब चलो समझते हैं। और कहता क्या है, कहता है कि एक वृत्त है आपके पास, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या यानी r, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या यानी r की बात कर रहा है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या एक दूसरे वृत्त की त्रिज्या का 4 गुना है। अब देखो इस वृत्त की त्रिज्या मान लो ये है और इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये है।
इसका मान यदि r है तो इसका मान क्या होगा 4r होगा। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या का 4 गुना है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया। देखो प्रश्न में क्या पूछा गया है, कह रहा है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको लिखना होगा कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्या लिखना होगा, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो आपको लिखना होगा यहां पर दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात लिखना होगा। तो देखो पहले वाले का पाई कैपिटल R स्क्वायर अनुपात है, दूसरे का पाई स्मॉल r स्क्वायर। देखो पाई से पाई कट जाएगा, r की जगह 4r का होल स्क्वायर अनुपात, यहाँ r की जगह केवल r स्क्वायर। यहाँ देखो 4 चौक के 16 और यहाँ r स्क्वायर अनुपात केवल r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, अतः रह क्या गया, रह गया 16 अनुपात 1। यह सवाल का आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात जो आया है वो 16 अनुपात 1 के अनुपात में आया है। ऐसे आपको हल करना है। बोलो समझ में आ जाएगा ना। स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख लेंगे। और ये पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 10 कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यदि कोण A बराबर 55 अंश, कोण B बराबर 60 अंश, तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कर देना है। तो चलो आपको लिखना होगा क्या, आपको लिखना होगा अगले प्रश्न में, प्रश्न उत्तर संख्या 10 में कह रहा कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या भैया, एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। अब ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो समझोगे। अब कैसा होगा ये नहीं पता है, अब कैसा होगा चक्रीय चतुर्भुज ये नहीं पता है, लेकिन है। जैसे मान लो A B C और D ऐसे लिख दिया, और ये सभी चक्रीय चतुर्भुज है, और A का मान दिया गया है, A का मान 55 और B का मान 60 दिया है। माना A का मान कितना दिया है, यहाँ मानना नहीं, 55 और B का मान कितना दिया है 60, और आपसे पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कर दो और इसका मान ज्ञात कर दो। अब ये बताओ, मैंने आपको समझाया है कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योगफल क्या होता है, 180 अंश होता है। अब देखोगे, आप बताओगे, आप लिखोगे चूंकि कोण A प्लस में कोण C इक्वल टू 180 चक्रीय चतुर्भुज में, बात समझ रहे हैं ना, चक्रीय चतुर्भुज में, यह बात समझ गए ना, चक्रीय चतुर्भुज के नाते। अब देखो कोण A का मान आपका 55 अंश है, तो कोण C बराबर हो जाएगा 180। 155 उधर जा रहा है, तो देखो कोण C का मान आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ देखो यहाँ आया आपका 7, 7 में से 5 गया 2 और 125 अंश। कोण C का मान क्या आ गया, 125 अंश आ गया कोण C का मान। अच्छा ये बताओगे, अब ये बताओगे कि अगर हम ऐसे ही कोण B प्लस में कोण D ले लें और कह दें कि भैया 180 अंश के बराबर है, तो कोई गलत तो नहीं कहा हमने ना, बिल्कुल। आइए चलिए अब देखिए कोण B का मान कितना आपने निकाला, लिखा है 60 दिया है, तो कोण D बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। ये 60 प्लस है तो 60 माइनस कर देंगे। अब बताओगे कोण D बराबर क्या हो जाएगा 120 अंश। अब ये बताना कि कोण D बराबर कितना आया है 120, कोण C बराबर 25 अंश। बस ऐसे ही आपको लगा लेना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 11, क्वेश्चन संख्या 11 पर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 पर। और प्रश्न संख्या 11 पर देखिए क्या कहता है, कहता है अभी देखो फिर से आ गया। मैंने कहा अगर मान याद रखोगे तो सवालों को लगा पाओगे। मान कौन से याद रखोगे, मैंने आपसे कहा था कि यदि आप मान को याद रखोगे, इन मानों को यदि आप याद रखोगे तो उस सवाल को लगा पाओगे। बात समझ गए ना। ये मान आपको याद कैसे रखना है मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब चलो इसी मान के नीचे उसका मान रखते हैं और हल करते हैं। ये सवाल क्या था आपका, प्रश्नोत्तर संख्या 11 है
और कौन से चैप्टर, कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का 11 प्रश्न। और एक बात ये ध्यान रहे कि इसमें पूछा क्या है, साइन 30 पूछा है। क्या दिया भैया, साइन 30 दिया है। साइन 30 का मान कॉस 60 tan 45, साइन 30 cos 60 और tan 45। अब आप देखेंगे कहा है साइन 30 अंश और cos 45 अंश और tan साइन 30 cos 60 दिया गया है। क्या दिया गया है, cos 60 दिया गया है और tan 45 अंश दिया गया है। साइन 30 cos 60 और tan 45 का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब अगर ऐसे मान आपको ज्ञात करना हो तो बताओ साइन 30 का मान आप क्या लोगे, 1/2 लोगे, और cos 60 का मान क्या लोगे, तो भी 1/2 होगा। देखो cos 60 बराबर क्या हो गया, 1/2 हो गया, और tan 45 बराबर 1 होता है। देखो tan 45 बराबर 1। अब देखो आधा आधा पूरा हो जाएगा और प्लस में पहले से 1 है तो 1 1 2 हो जाएगा सवाल का उत्तर। यही अगर आपको याद रहेगा कि साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 0, बात समझ गए। साइन 90 बराबर 1, सॉरी साइन 90 बराबर 1। अगर ऐसा सब कुछ याद रहेगा तो आप इस सवाल को सेकंडों में बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 0 का मान 0, tan 90 मतलब इनफाइनाइट, tan cos 90 का मान क्या होगा, तो cos 90 बराबर 1, cos 90 बराबर क्या होता है भैया, cos 90 बराबर 0, cos 0 बराबर हम कह सकते हैं ऐसे कह cos 90 बराबर 0 या 0 बराबर cos 90। यह मान अगर आपको याद रहेगा तो सवाल आप तेजी से लगा पाओगे। नहीं अगर याद रहेगा तो मैंने निकालना आपको सिखा दिया है, 1 2 3 4 करके 0 1 2 3 4 करके सेट करना है, ऐसे सेट कर लेना, बस मान याद हो जाएगा और सवाल लग जाएंगे आपके। तो चलिए हम चलते हैं, अगला प्रश्न चलते हैं। देखो ये आपका क्या खत्म हो गया भैया, ये आपका खत्म हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं हम सभी लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 5 मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले भैया, 7 मिलने वाले, 1 2 3 4 और नीचे 3 और है। चलो अब समझते हैं। देखो यहां अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, लघु उत्तरीय प्रश्न में समझते हैं कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को हल करना है। उससे पहले आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आप हेडिंग बना लिए। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। क्या लिखना भैया, प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या कितनी है भैया, 12 होगी। कितनी होगी, प्रश्नोत्तर संख्या 12 होगी। 12 कह रहा 2x + 3y। क्या लिखना आपको, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 2x + 3y इक्वल टू माइनस 3y इक्वल टू 30 माइनस 13। फिर दिया गया है 7 2 20, 7x माइनस 2y बराबर में 20। ये समीकरण 1 कर लेना, इसे समीकरण 2 कर लेना। अब इसे सरल करना है तो देखो ऐसे में आपको करना क्या होता है कि किसी एक का मान काटना होता है। और काटना कैसे होगा, तो 2 से ऊपर पूरे में गुणा और 3 से नीचे पूरे में गुणा। तो जब देखो 2 से आप पूरे में गुणा करोगे तो 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y, 2 13 में 13 दूनी 26, 3 से गुणा करो 3 सत्ते 21x, 3 दूनी 6y और 3 दूनी 20 तिया 60 हो गया। अब ये आपका समीकरण 3 आ गया और ये समीकरण नंबर 4 आ गया। अब आपको लिखना होगा कि समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, घटाने पर, एक दूसरे से घटाने पर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस। देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 21 - 4 बराबर 17 आ जाएगा और बड़ी संख्या माइनस है इसलिए 17x लिख दिया माइनस में। 60 - 26 बराबर आ जाएगा 34 और माइनस में 34।
माइनस माइनस कट गया, 17 दूनी 34, यक्स का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो यक्स का मान जैसे ही 2 आया है, अब इस यक्स का मान 2 को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 13 और 2 गुणे में 2 माइनस में 3y बराबर में 13, 2 दूनी 4 जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस में, देखो माइनस में 3y, बात समझ गए ना, 2 दूनी 4 उधर गया माइनस हो गया तो आ जाएगा 3y बराबर 13 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 9 और माइनस 3 उधर गया बटे में जाएगा, माइनस 3 उधर कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा तो 3 त्रिका 9 यानी y का मान आ गया माइनस में 3। यह सवाल का क्या बात समझ में आ जाएगा, इतनी बात समझ में आ जाएगी। इतनी बात यदि आपको समझ में आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, सवाल को लगा ले जाएंगे। यानी अगर बात किया जाए कि x का मान कितना आया तो x का मान +2 आएगा, y का मान कितना आया तो y का मान -3 आया, बात समझ में आ जाएगा ना। इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। चलते हम सभी लोग अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है इसे समझते हैं। प्रश्न संख्या 13 है तो इस प्रश्न को आपको हल भी करवाया गया है पिछली क्लास में, ध्यान रहे आप इसे हल करेंगे, हर प्रश्न को हल नहीं कराया जाएगा, इसे आप जरूर हल करेंगे कि सारणी में 40 छात्रों की आयु का माध्यिका ज्ञात करना है। वैसे तो माध्यिका दिख रहा है लेकिन आप इसे हल करेंगे पिछला वीडियो देखकर, पिछले किसी एक वीडियो में जरूर इसका सलूशन आपको दिया गया है। यदि आप पढ़ रहे हैं तो मन से पढ़ें और इसको सवाल को लगाकर बताएं। एक भी प्रश्न पिछले किसी भी वीडियो में अगर माध्यिका वाला आपने देखा होगा तो यहां से ये लग जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा 4 काट स्क्वायर 45। अब देखो फिर से अगर आप याद रखोगे तो क्या होगा भैया, यह सवाल फिर से पुनः आपका लगने वाला है। प्रश्न संख्या हम चलते हैं 13 की ओर और 13 में क्या दिया गया इसे लीजिए, लिया गया है 4 काट 45, 4 काट स्क्वायर 45। चलिए हम भी लिखते हैं 4 काट स्क्वायर 45 माइनस 4 काट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, क्या लगाना आपको, सेक स्क्वायर 60 प्लस में साइन स्क्वायर 30, क्या लगाना है, साइन स्क्वायर 30, इसका मान बताना। अब आपको देखो याद होना चाहिए कि कॉट स्क्वायर 45, tan का उल्टा क्या होता है, tan का उलट दिया जाए तो कॉट हो जाता है। tan 45 बराबर 1 तो कॉट 45 बराबर 1, यानी 4 गुणे 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक 60, कास 60 का उल्टा होता है सेक 60, कास 60 का उल्टा होता है सेक 60, बात समझ रहे हैं, सेक 60 होता है किसका भैया, कास 60। अगर सेक 60 आपको याद है, सेक 60 का मान होता है भैया 1/2, साइन 30 का उल्टा कास 60 और कास 60 का मान 1/2, तो यहाँ सेक 60 का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस में साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 होता है और चूंकि 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 का वर्ग कर 1 का वर्ग करेंगे 1 चौके 4 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा और प्लस में 1/2 का 4, यानी 4 से 4 कट जाएगा, रह जाएगा 1/4। सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। अगर मान आपको याद रहेगा तो सारे तरीके लगा सकते हो, वरना नहीं लगने वाला है। कास 60 का मान 1/2 तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। tan 45 बराबर 1 है तो cot 45 बराबर 1 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। चूंकि आपको मैं बता दूं कि साइन अगर थीटा लिखा है तो इसे 1/कोसेक थीटा लिखा जा सकता है। अगर tan लिखा है tan थीटा तो इसे 1/cot थीटा लिखा जा सकता है। ये सारी चीजें आपको समझाई जा चुकी हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित, ये घनाभ
देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है क्या, समझिए। एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करो। एक घनाभ दिया गया है और उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। एक दूसरा घन दिया गया है जो दोनों समान आयतन के हैं, उस घन की भुजा ज्ञात करना। मैं आपको समझा दूं कि घन की भुजा कैसे ज्ञात होगी, इसे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या था भैया, प्रश्न संख्या कौन सा, 15, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 पे चलेंगे तो यहां आप लिखोगे, पहले लिखोगे क्या, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। क्या होगा भैया, घनाभ का आयतन। अब देखो घनाभ का आयतन का सूत्र आप लिखोगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, और घन का आयतन होता है भुजा का वर्ग, भुजा की 3 घात, चाहे a क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां से आप पैमाना ले लें, 98 42 18, क्या ले लेंगे, 98 42 और क्या ले लेंगे, 18 ले लेंगे। अब देखें घन का उल्टा क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा। अब यहां आ गई भुजा, और ये भुजा किसकी है, ये भुजा घन की भुजा है। अब देखो इसे हम लिख सकते हैं 2 सत्ते 14 सत्ते 98, 42 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 सत्ते 42, 18 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 तिरिक 18। अब ऐसे घनमूल का चिन्ह बना लेंगे, और घनमूल का मतलब जो 3 संख्याएं समान रूप से हों तो एक संख्या बाहर आ जाती, जैसे 2 2 2 तो ये बाहर आ गया, 7 7 और 7 ये भी बाहर आ गया, 3 3 3 ये भी बाहर आ गया। तो आ गया क्या, 7 दूनी 14 तिया 42, 14 तिया 42, 42 सेंटीमीटर। सवाल का उत्तर हो जाएगा कि यानी भुजा बराबर 42 सेंटीमीटर होगी उस घन की। क्या ये समझ में आ जाएगा आप सबको? तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर ना अगर समझ में आए तो वीडियो को पुश करें या रिवर्स करें और पुनः फिर से देखें। चलिए प्रश्न संख्या 15 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर, चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। कहता क्या है समझिए। 16 तो आप यहीं से देखो, इसे बताएंगे नहीं हम, इसे आप अपने पिछले वीडियो में जाएं, इसे वहां पर कैसे लगाया गया है उसे जरूर समझें। बाकी मैं थोड़ा सा समझाता हूं, बाकी लिखने की प्रैक्टिस आप कर लेना। जैसे किसी भी वृत्त, किसी भी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये 90 अंक, ये 30 अंक। अब देखो इस कोण का मान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये 90, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा भैया 60, तभी तो 60 30 90 दुना 180 अंश होगा। अब आपसे पूछा गया होगा कोण CBD का मान, ऐसे मान पूछा गया होगा, तो ये 60 है, ये 40 है, तो 60 40 100 अंश सीधे लिख लेना है। इसे व्याख्या सहित आप अपने कॉपी में नोट करना है या पिछला वीडियो देखकर नोट करना है। अब ये 90 है, ये 40 है, तो ये कितना आएगा भैया 50, तो 50 30 80, यानी CAD का मान क्या हो गया 80 अंश। बस इतना सा ही तो है इसमें, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। चलिए प्रश्न संख्या 17 चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 17 में देखते हैं क्या कहता है। तो ध्यान दो प्रश्न संख्या 17 में कि 2 अंकों की, देखो क्या लिखा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12। यहां भैया अंकों का योग 12 समझना है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, अब देखो 2 अंकों की एक संख्या आपको लेनी है, तो 10 x धन y मैंने आपको समझाया है। कह रहा उनके अंकों का योग यानी x प्लस y बराबर क्या दिया है 12। कह रहा यदि संख्या में से 36 घटा दे, यानी 10x प्लस y में से अगर हम 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी y दहाई के स्थान पर चला जाएगा और दहाई वाला संख्या x वो इकाई के स्थान पर चला जाएगा। तो बदल गया, ये देखो 36 घटाने से अंक पलट गए, बदल गए। तो चलो इनको भी इधर कर लो, 10x के साथ लाओ माइनस x, पहले से y है, माइनस क्या हो जाएगा 10y, और 36 को उधर कर दो। देखो यहां मिलकर 9x हो गया, यहां मिलकर माइनस 9y हो गया, और यहां क्या है 36। 9 1 9 1 9, 9 चौक 36। आप समझ सकते हो
ये समझ सकते हो कि भैया x माइनस वाई बराबर 9 चौक 36, x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 12, तो x प्लस वाई बराबर 12 ये पहले से दिया था, x माइनस वाई बराबर 4 मैंने निकाला। इन दोनों को हल करोगे तो x 2x हो जाएगा और ये दोनों कट जाएगा, 12 4 16, 2 8 16, x का मान 8 आ गया। x का मान यहां रखोगे 8, 4 इधर आएगा, y उधर जाएगा, तो y का मान क्या हो जाएगा 4। अगर आपसे संख्या पूछा है कि भैया संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये लो संख्या ये है 10x धन y, 10 गुणे में 8 धन 4, 10 × 80 प्लस में 4, 80 4 84, ये आपकी संख्या हो गई। क्या ये बात समझ गए? ये आपको समझना है और स्क्रीनशॉट ले लेना है। और पिछले वीडियो में ये सवाल समझाया भी गया है और आपके पेपर में भी यही आया है, तो अभ्यास आपको करना है। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 18 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 कहता है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं खोदा। गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा? ये बताओ एक कुआं है और कुआं कैसा भैया? गहरा है। कुआं गहरा है और इसका कुआं कितना गहरा है? 14 मीटर गहरा है। 14 मीटर गहरा कुआं है और कह रहा कुआं कितना मीटर व्यास है? इसका व्यास 3 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3/2, आर का मान 3/2। कह रहा इसे 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से खोदने का कितना खर्च? तो भैया इसका आयतन बराबर उसका कुल आयतन बराबर उसमें कुछ कुल मजदूरी और 30 से गुणा कर देंगे। तो चलो हम लिख देते हैं बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, एच में 30 रुपए से गुणा करा दो, सवाल का उत्तर। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या आपके पास है 3/2, कितनी बार? 2 बार, 3/2, और ऊंचाई आपकी है 14 मीटर और गुणे में क्या लगाएंगे? 30। देखो 7 दूनी 14 से 14 चला गया, 2 से 11 कट जाए, 22 कट जाएगा, तो भैया आएगा क्या? 11 तिया ये रहा भैया गुब्बारा। क्या रहा? गुब्बारा। आपके 26 जनवरी की जो सजावट में गुब्बारा दगा, जिसमें थोड़ा सा दहशत जिसी का नाम है, हमने सोचा भाई लग रहा लाइट वाइट कोई फूट गया, क्या किया जाए। 3 त्रिका 9, अब देखो 3 त्रिका 9 और गुणे में 11, 11 गुणे में 9 गुणे में यहाँ पर क्या भैया? 30। तो देखो 11 9 99 गुणे में 30 कर लोगे और 3 9 27 के साथ और 3 9 27 2 29, यानी 2970 रुपए टोटल, 2970 रुपए टोटल आपके खर्च हो रहे हैं। क्या बात समझ गए ना? यह 2970 रुपए उस कुएं को खोदने में लगा खर्चा। क्या ये बात समझ जाएंगे? तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने का मतलब ये है कि अगर आपको प्रश्न ना समझ में आ रहे हो कोई भी, तो उसको आप वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख सकते हैं, ध्यान रहे, है ना। और वीडियो को आराम से लिख कर हल करना है, ये आपका काम है। और ध्यान रहे, जब तक ना समझ में आए उस वीडियो को पुनः फिर से रिवर्स करके देख लेना है। ये सारी बातें आपको समझ में रखनी है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के 4th सेमेस्टर का गणित का 2020 का पेपर हल करवाया है। इस पेपर से आपको एक आइडिया जरूर मिल गया होगा। तो अब अपने पेपर की तैयारी आप स्टार्ट कर दो, या अपना मैथ मजबूत करना चाहते हो तो पिछले सभी वीडियो को देख डालो कि हाँ मैथ हमें आने लगे, क्योंकि इन सभी वीडियो में छोटा से छोटा चीज भी बताया गया आपको मैथ में, ध्यान रहे। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा भी दबाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।